हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तथा उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों की स्थितियों के विषय में पढ़ा। अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से जाती है और वह दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो जो उसका अपने मार्ग से विचलन होता है, उस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या होते थे? जब कोई प्रकाश किरण चलती थी, किसी भी चिकने तल से टकराती थी और टकराने के फलस्वरूप अपने ही माध्यम में, जो माध्यम है पहले ही माध्यम में वापस चली जाती थी, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते थे। यानी परावर्तन में आपका जिस माध्यम में आई टकराने के बाद अपने ही माध्यम में फिर वापस चली जाती है, जबकि अपवर्तन में उसके विपरीत होता है। जिस एक माध्यम से चली है वह क्या करती है, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलन होती है, परिवर्तित होती है अपने मार्ग से, रास्ते से, उसे ही हम अपवर्तन कहते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ देखिए कि ये अविलंबे ये रेखा खींची गई है, ये वायु है और आपका कांच है। ऊपर का ये जो माध्यम, पहला माध्यम जो है, ये जो माध्यम है, ये जो पहला माध्यम है वह आपका वायु है और दूसरा माध्यम आपका कांच है। अब देखिए यहाँ पे आपकी अभिलंब है। अब देखिए कि यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, ओ से प्रकाश किरण आई और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ये प्रकाश किरणें ऐसे सीधी इसको निकल जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ये अपने मार्ग से विचलित होकर ये अभिलंब की ओर झुक गई। यानी देखिए कि वायु से जब कांच में प्रवेश करती तो वह अभिलंब की ओर झुक गई। अब देखेंगे वायु और कांच में कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। सघन मतलब समझिएगा घना और विरल मतलब ये समझिएगा कि दूर दूर, यानी विरल है उसमें। तो वायु आप देखेंगे, वायु में अपने हाथ को ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे करिए आसानी से, लेकिन कांच में वही आपके हाथ नहीं जाएंगे। तब देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण समझिएगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, उस उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब यानी समझिएगा विरल माध्यम, और सघन माध्यम का मतलब समझिएगा एक अमीर आदमी। तो जब कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी के घर के पास से गुजरता है तो उस परिस्थिति में वह क्या करता है, उन्हें प्रणाम कर लेता है, नमस्कार, यानी वह झुकता है। यानी जब वो गरीब वाला है अमीर वाले के घर के पास से गुजरेगा तो वह उनकी तरफ झुकेगा कि यदि कोई आवश्यकता होगी, कोई ज़रूरत होगी तो हम इनसे अपनी बात कह सकेंगे, यदि इनसे व्यवहार वो बनी रहेगी तो वही बात है कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसे हम कहते हैं, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे हम दर्शाते हैं ANG। ए फॉर आपका एयर है और N जो है अपवर्तनांक दर्शाता है, G आपका ग्लास यानी कांच दर्शाता है। इसे हम पढ़ते हैं ANG को वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे पढ़ते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। दूसरे चित्र में देखिए कि यहाँ पे भी परिवर्तित कर दिया गया, कांच को ऊपर कर दिया गया और वायु को नीचे कर दिया गया, और ये आपका अभिलंब है। और ये प्रकाश किरणें आपतित प्रकाश किरण है, देखिए कि आ रही है और ये इसे भी तो ऐसे सीधी निकल जानी चाहिए, लेकिन नहीं, यह प्रकाश किरण देखिए कि यहाँ से जब ये इस बिंदु पे आती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए डिस्टेंस बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है। तो इसका तात्पर्य देखिए कि कांच आपका सघन माध्यम है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका कांच है। सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तो वह सदैव अभिलंब से दूर हटती है। इसके लिए उदाहरण ये अपना लीजिए कि जब मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, किसी गरीब व्यक्ति के घर के पास से वो गुजरता है तो वह उसके घर से दूरी बना के निकलेगा, कहीं मुलाकात ना हो जाए उससे, कि वह हमसे कुछ मांग ना ले, कोई अपनी आवश्यकता की वस्तु ना मांग ले, तो
ठीक ये उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सदैव अभिलंब की ओर झुकती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। इसे GNA पढ़ते हैं, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब देखिए वायु एवं कांच के सीमा पृष्ठों पर अपवर्तन को ये दर्शाया गया था। इसके बाद से है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, दोनों में से एक बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता। अपवर्तन के दो नियम हैं। जिस तरह परावर्तन के दो नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं तथा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। वो तो परावर्तन का नियम है। ये अपवर्तन का नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण यानी ज्या यानी साइन और को ज्या आपका कास होता है, स्पर्श ज्या आपका टैन होता है। तो अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I अपन साइन R बराबर आपका एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इन नोट में देखिए, जो आपका साइन I अपन साइन R बराबर एक नियतांक n ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल के बीच संबंध। देखिए न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे आधारित है कि यह सिद्ध किया जा सकता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी यह सिद्ध किया एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो अपवर्तन है, अपवर्तन ये अपने मार्ग से जो विचलन है और उन प्रकाश की जो चाल है उनके अनुपात को दर्शाया जाए तो वह बराबर होते हैं। यहाँ देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक किसे लिखेंगे? ANG। A फॉर एयर, N आपका अपवर्तनांक है, G फॉर ग्लास। यानी A फॉर एयर यानी वायु, G फॉर ग्लास यानी कांच। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, पहले वाले को लेते हैं, ऊपर रहेगा वायु में प्रकाश की चाल स्मॉल c से, और दूसरा है कांच, दूसरा कांच है। अब कांच में प्रकाश की चाल यानी वेलोसिटी ऑफ द G, और प्रकाश की चाल को हम c से दर्शाते हैं। इस प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, ANW देखिए इसी फार्मूले को हमने लिखा। अब यहाँ तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखा, यहाँ हमने लिखा कि वायु के सापेक्ष W फॉर वाटर यानी जल के अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम C लिखेंगे, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? वायु में प्रकाश की चाल, ये तो रहेगा ही वायु में प्रकाश की चाल। दूसरा आपका क्या बनेगा? वाटर है ना, यानी जल में प्रकाश की चाल यानी वेलोसिटी ऑफ द W लिख सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ द वाटर। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को अगर हमने कंपेयर किया, एक है आपका ANG बराबर C अपन VG, और जो समीकरण 2 है ANW बराबर C अपन VW। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग दे दिए तो आपका यही बना, यानी इसका गुणा आपका इसके साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो बना क्या? ANG बटे ANW बराबर, अब देखिए कि आपका C से C कट जाएगा, अब बचा क्या? यह ऊपर जाएगा, तो यानी VW अपान VG। यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो यानी इनकी चाल वायु के सापेक्ष जल में जो अपवर्तनांक है और वायु के सापेक्ष जो पहला कांच में जो अपवर्तनांक है और दूसरा जो वायु के सापेक्ष जल में अपवर्तनांक है, तो इनका जो रेशियो है वह आपके देखिए कि प्रकाश में जो चाल, इन वस्तुओं में जो चाल का अनुपात है यानी वेलोसिटी ऑफ द वाटर है और
और दूसरी है वेलोसिटी। अब ये इसमें ग्लास में भी जो वेलोसिटी है उसको दिया है, यानी कह सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल को वीजी से दर्शाते हैं और आपका जल में प्रकाश की चाल को आप वी डब्ल्यू से दर्शा सकते हैं। यानी यह उसका सॉल्यूशन है। इसे आप मतलब अगर डेरिवेशन आता है कि अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल के बीच संबंध निकालना है तो सीधे ए एन जी एक बार निकाल लेंगे सी अपन वी जी, और फिर एक बार ए एन डब्ल्यू करके सी अपन वी डब्ल्यू, और एक दूसरे में भाग दे के आपका निकल जाएगा। यही फार्मूला याद कर लीजिएगा कि ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू बराबर वी डब्ल्यू अपन वी जी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा क्लास 10th में इसी फार्मूले पर मिलेगा। अब देखिए जो मैंने पहले चर्चा किया था वह बिंदु इसमें नोट भी मैंने कर दिया है। प्रकाशिक सघन माध्यम तथा विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। जहाँ विरल रहेगा वहाँ तेजी से हवा निकलेगी और जहाँ सघन रहेगा तो वहाँ हवा पास ही नहीं करेगी। अतः विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरणें धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में गमन करने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वह धीमी हो जाती हैं तो वह अभिलंब की ओर क्या करती हैं, झुक जाए। कोई भी चीज़ें अगर धीमी हो जाएंगी तो वह झुक जाएंगी। और जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। मैंने उसके लिए आपको ट्रिक बता भी दिया कि कैसे याद करना है। अब देखिए बात आती है लेंस की। पीछे हम लोगों ने परावर्तन में दर्पण पढ़ा, जबकि अपवर्तन में लेंस पढ़ेंगे। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो गोली पृष्ठों से अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस के प्रकार वैसे तो 6 हैं, लेकिन मुख्यतः आपके जो 2 प्रकार आपको पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस आपका क्या है कि ऐसे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह उत्तल लेंस का आपका चित्र है। दूसरा है आपका अवतल लेंस। ऐसे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। यह अवतल लेंस का आपका चित्र है। लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। अभिसारी तथा अपसारी। अभिसारी, सारी जानते हैं ना, दूध में दही में पड़ती सारी, यानी मलाई को क्या करता है, इकट्ठा करता है। जबकि अपसारी यानी पसारी, पसारी का मतलब होता है फैलाना, फैलाना, पसारी मतलब फैलाना। यानी इसी से समझिएगा अभिसारी यानी जो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है वह अभिसारी गुण है, और जो प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है वह आपका अपसारी है। यानी उत्तल लेंस में उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखते थे कि बचपन में जब हम लोग टूल बॉक्स औजार बॉक्स खरीदते थे तो उसमें एक लेंस दिया रहता था और सूर्य की किरणों से इकट्ठा करके कैसे कागज को जलाते थे। यानी वहाँ से आने वाली जो किरण थी उनको एक जगह इकट्ठा करता था और इकट्ठा करने के बाद उन कागज को धीरे धीरे वह क्या करता था, जला देता था। यानी वो जो बचपन में वो जो लेंस यूज करते थे, जो हैंड लेंस था, वो समझिए उत्तल लेंस वो होता था। इसके बाद से आपका है अवतल लेंस। अवतल लेंस पर गिरने वाली किरण लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर विभिन्न कोणों से मुड़ जाती है तथा फैलकर और अधिक दूर दूर हो जाती हैं। यानी अवतल लेंस प्रकाश किरणों को और अधिक फैला देता है। इस कारण इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये देखिए कि यहाँ दिखाया गया है उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें जो आई हैं सबको इकट्ठा कर दिया एक बिंदु पर लाके, जबकि यह क्या कर रहा है कि यह प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य कर दे रहा है। देखिए कि ये प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य कर रहा है और ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का कार्य कर रहा है। यानी उत्तल लेंस आपका अभिसारी लेंस होता है और अवतल लेंस आपका अपसारी लेंस होता है। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें देख लीजिए। जैसे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। प्रकाशिक केंद्र, पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। नोट में, यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तब लेंस का मध्य बिंदु ही प्रकाशिक केंद्र होता है। यानी यहाँ देखिए
कि पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यानी कि लेंस का वह बिंदु, वह भाग जहां से प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, वही आपका प्रकाशीय केंद्र होता है। दूसरा है फोकस तथा फोकस दूरी। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यानी किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, जिस बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, देखिए अपवर्तन के फलस्वरूप यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। तो जिस बिंदु से चलने के बाद से, हर जगह से नहीं वो मुख्य अक्ष के समांतर है, लेकिन जिस बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं अपवर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, उसी बिंदु को ही हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसी तरह इसमें है कि ये जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं कहीं से भी हैं, ये सब के सब एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई नजर आ रही हैं। यानी कहीं से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं अवतल में आपका अगर जिस बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं वह प्रथम मुख्य फोकस है, जबकि उत्तल में जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं वही आपका प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस तल। लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। यानी इसका चित्र नहीं बना है। यानी आप देख रहे हैं कि लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तथा फोकस तल के लंबवत जो रेखा होती है या आपकी फोकस तल होती है। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।